नमस्कार बच्चों। आज हम 11 लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। 11 लेसन सप्लाई। आपने डिमांड पढ़ा है अपना फोर्थ और फिफ्थ लेसन। आज उसी के रूप में मैजिक होने वाला है। हमारा जो मैजिक वो बिल्कुल आसान है। यानी आपको यदि फोर्थ लेसन अच्छी तरह समझ में आता है, फोर्थ और फिफ्थ लेसन, तो हमारा जो 11 लेसन है बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आता तो फोर्थ और फिफ्थ, अगर वो भी आपको नहीं आता तो इसको और अच्छी तरह समझ लें। तो पहले इसको समझ लें, फिर फोर्थ फिफ्थ को देख लेना। बहुत आसान लेसन है और पूरी बुक आपको पता होना चाहिए। 12th की इकोनॉमिक्स की बुक सप्लाई और डिमांड के ऊपर बेस है। यानी बेस क्या है? डिमांड और सप्लाई है हमारा। अगर हमने डिमांड पढ़ ली है तो अब क्या पढ़ रहे हैं? सप्लाई। सप्लाई पढ़ ली है, डिमांड बाद में पढ़ लेना। डिमांड और सप्लाई अगर आपको पता चल जाता है तो हमारा लेसन बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अपना लेसन सप्लाई। यानी आज हमारा जो लेसन है वो लेसन, हमारी जो पहले सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स। एंड इसका लेसन नंबर लेसन 11। और लेसन क्या है? यानी थ्योरी थ्योरी ऑफ सप्लाई। क्या है इसका? थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन। अब ये लेसन जो हमारा है, यानी हमने पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी पूर्ति होती क्या है? हमने पूर्ति के बारे में पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो हमारा लेसन स्टार्ट बड़ा अच्छा होगा। देखो, यानी पूर्ति क्या है? पूर्ति यानी किसी वस्तु की सप्लाई, ठीक है। यानी किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है, उन मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। बेचने के लिए तैयार होता है। ये क्या है सर? देखो अभी बताते हैं। देखो भाई, किसी वस्तु की पूर्ति कोई भी वस्तु हो सकती है हमारी, फल, सब्जियां, उत्पादन किसी कंपनी का कोई भी हो सकता है। हम इससे एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए प्याज का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति के पास प्याज है, वो एक सीजन के अंदर किसी को
10 रुपये केजी के हिसाब से बेचता है, किसी को 15 रुपये केजी के हिसाब से बेचता है। यानी विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर, जितनी भी संभव कीमत है सभी कीमतों पर एक निश्चित समय में जब बेचता है, उन सभी मात्राओं के जोड़ को पूर्ति कहते हैं। एक विक्रेता अलग अलग संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में जितनी वस्तुओं को बेचता है उसे वस्तु की पूर्ति कहते हैं। ठीक है, आपको और अच्छा समझ में आएगा जब इसके साथ में दूसरी डेफिनेशन आएगी, यानी पूर्ति की मात्रा। पूर्ति की मात्रा यानी पूर्ति की मात्रा क्या होती है, इसको भी ध्यान से, इसको भी विस्तार पूर्वक लिख देते हैं। पूर्ति की मात्रा से अभिप्राय किसी वस्तु की उस विशेष मात्रा से है, उस विशेष मात्रा से है जो एक निश्चित समय में एक निश्चित निश्चित कीमत पर बिक्री के लिए, यानी बेचने के लिए, बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। हो जाएगा। हमने पूर्ति पढ़ा भाई, अब क्या पढ़ा? पूर्ति की मात्रा। पूर्ति की मात्रा, हमने पूर्ति में क्या पढ़ा? एक निश्चित समय में अलग अलग कीमतों पर जितनी वस्तुओं को बेचा जाता है सभी के जोड़ को पूर्ति कहते हैं। पूर्ति की मात्रा एक निश्चित समय में, वही सिस्टम है, एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर जितनी वस्तु बेची जाती हैं वो वस्तु की पूर्ति की मात्रा कहा जाता है। कैसे? इसमें हमने पढ़ा भाई, प्याज को 10 रुपये के हिसाब से बेचते हैं, 15 रुपये के हिसाब से बेचते हैं, 20 रुपये के हिसाब से, अलग अलग। 10 रुपये के हिसाब से मान लो 1 क्विंटल बेच दिए, 15 के हिसाब से 2 क्विंटल बेच दिए, और 20 के हिसाब से 10 क्विंटल बेच दिए। तो उसने जो अलग अलग कीमतों पर बेचा उन सभी के जोड़ को पूर्ति कहते हैं। और ये कहता है एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर, यानी 10 रुपये के हिसाब से जो 1 क्विंटल बेचा है केवल वही पूर्ति की मात्रा है। और यदि इसको छोड़ दें तो 15 रुपये के हिसाब से आपने जो 2 क्विंटल बेचा है केवल वही पूर्ति की मात्रा है। यानी जब दूसरी कीमत पर निकालेंगे तो केवल 15 रुपये के हिसाब से जुड़ेगा, और यदि एक 10 रुपये के हिसाब से वाले निकालेंगे तो केवल 1 क्विंटल को लेना है। यानी एक निश्चित कीमत पर, केवल एक निश्चित कीमत पर जितनी वस्तुएं बेची जाती हैं वो पूर्ति की मात्रा, और अलग अलग कीमतों पर जितनी वस्तुओं की मात्राएं बेची जाती हैं, जितनी वस्तुओं की मात्राएं बेची जाती हैं, समझो बात को बच्चों, अलग अलग कीमत पर जितनी वस्तुओं की मात्राएं बेची जाती हैं उन सभी के जोड़ को पूर्ति कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूर्ति और पूर्ति की मात्रा में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आपको डिफरेंस बताने के लिए ही हमने इतनी मेहनत की है आपके लिए। समझ में आ गया? अब इसका एक और रूप आता है छोटा सा, उसको भी एग्जाम में अनेकों बार पूछा गया है कि भाई स्टॉक किसे कहते हैं। स्टॉक क्या आता है एग्जाम में? स्टॉक यानी स्टॉक क्या होता है? कई बार तीनों के अंदर कोई भी 2 दे देता है जिसके अंदर डिफरेंस पूछ लेता है। अब इसके अंदर दे दिया स्टॉक क्या होता है।
ठीक है। अब पूर्ति स्टॉक यानी किसी वस्तु, स्टार्ट कहाँ से करें, यहाँ से कर देते हैं। किसी वस्तु का स्टॉक, किसी वस्तु का स्टॉक उस वस्तु की कुल मात्रा को बतलाता है। उस वस्तु की मात्रा को बतलाता है, जो किसी समय में बाजार में विक्रेता के पास मौजूद होती है। यानी यहाँ पर ये बेचने की बात नहीं कर रहा है, इसमें बोला है कि हमारे पास बाजार में जितनी वस्तुएं होती हैं, जितनी वस्तुएं हमारे पास बाजार में विक्रेता के पास मौजूद हैं, इसने बेचने का मतलब नहीं बोला। इसने बोला है किसी समय में बाजार में विक्रेता के पास जितनी वस्तुएं मौजूद होती हैं वो स्टॉक कहलाती हैं। ठीक है, यानी हमने क्या पढ़ा, पूर्ति क्या है, एक निश्चित समय में एक विक्रेता के पास अलग अलग कीमतों पर जितनी वस्तुएं बेची जाती हैं निश्चित समय में, वो क्या होती है, पूर्ति। यानी एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर जितनी वस्तुएं बेची जाती हैं, पूर्ति की मात्रा। यानी ये किसी समय में विक्रेता के पास जितनी वस्तुएं मौजूद होती हैं वो सभी की मात्रा को स्टॉक कहा जाता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक हमारा लेसन स्टार्ट होता है। जैसा कि आपको पता है हमने डिमांड किया था, वैसे ही हमारा पूर्ति, यानी पूर्ति क्या है, हमने अभी पढ़ा कि भाई विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय में बेचने के लिए जो तैयार होता है वो पूर्ति कहलाता है। और पूर्ति को निकालने के लिए दो प्रकार की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। नंबर एक, सबसे पहले कि पूर्ति है क्या, पूर्ति का मीनिंग हमने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है, और पूर्ति कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, व्यक्तिगत पूर्ति और सेकंड होती है बाजार पूर्ति। और जो हमारी व्यक्तिगत पूर्ति है इसका क्या मतलब है, बाजार पूर्ति, इसको हम एक तालिका यानी अनुसूची की सहायता से आपको समझा सकते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति को अनुसूची के सहायता से समझाते हैं। व्यक्तिगत क्या होती है और बाजार पूर्ति अनुसूची क्या होती है, दोनों को अनुसूची के आधार पर समझा देते हैं। ठीक है, ये लो भाई, मान लो आइसक्रीम की कीमत, किसकी कीमत है, आइसक्रीम की कीमत किसके अंदर, रुपीज़ में, और उसकी क्वांटिटी कितनी मात्राएं खरीदता है। मान लो 5 रुपये यदि किसी आइसक्रीम की कीमत है, तो अब हमने पूर्ति करनी है। ध्यान रखना बच्चों, अब आप आइसक्रीम बेचने वाले हो, आइसक्रीम के मालिक हो आप। यदि 5 रुपये के हिसाब से आप बेचना चाहते हैं, 5 रुपये की एक आइसक्रीम बिकती है, तो आप मान लो एक भी आइसक्रीम बेचने को तैयार नहीं हो। और यदि आइसक्रीम की कीमत बढ़कर 10 रुपये हो जाती है, तो मान लो आपने 10 आइसक्रीम बेचने को तैयार हो गए। और यदि आइसक्रीम की कीमत बढ़कर 15 रुपये हो जाती है, तो आप 20 आइसक्रीम बेचने को तैयार हो जाते हो। और यदि आइसक्रीम की कीमत बढ़कर 20 रुपये हो जाती है, तो आइसक्रीम आप भी बेचने को अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हो। यानी क्या समझ में आया, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे हमारी सप्लाई भी बढ़ती है। ठीक है, हमारी सप्लाई भी बढ़ती है। इसको हम एक डायग्राम के सहायता से समझा सकते हैं। डायग्राम
ये ओ एक्स, ये है ओ वाई। ठीक है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। जब किसी वस्तु की कीमत, यहाँ पर हमारा क्वांटिटी लिया जाएगा ओ एक्स अक्ष पर, और ओ वाई अक्ष पर क्या लेंगे हम, प्राइस। जब किसी वस्तु की कीमत ओ पी है तो उस वस्तु की डिमांड, यानी उस वस्तु की जो डिमांड क्या, सप्लाई, उस वस्तु की सप्लाई ओ क्यू के बराबर है। जब उस वस्तु की कीमत बढ़कर ओ पी से बढ़कर ओ पी वन हो जाती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़कर ओ क्यू से ओ क्यू वन हो जाती है। यानी जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। ठीक है, ये व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति के ऊपर हम इसको निकाल सकते हैं। अब बाजार के ऊपर देखो भाई। ठीक है, अब बाजार के अनुरूप इसको समझेंगे। बाजार क्या कहता है, मान लो कि भाई हमारी आइसक्रीम की कीमत रुपीज़ के अंदर, ये ए फर्म किसी वस्तु की इकाइयाँ खरीदता है, यानी क्वांटिटी ऑफ ए फर्म एंड क्वांटिटी ऑफ बी फर्म, एंड यहाँ पर आएगा मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई यानी जब किसी वस्तु की, जब आइसक्रीम की कीमत 5 रुपये है, ए व्यक्ति 0 खरीदता है, बी व्यक्ति भी 0 खरीदता है, तो बाजार की मार्केट सप्लाई भी क्या होगी, वो भी 0। जब 10 रुपये कीमत हो जाती है तो मान लो ए फर्म 10 आइसक्रीम बेचता है और बी फर्म इस कीमत पर 5 आइसक्रीम बेचता है, तो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, 15, 10 और 5 15। जितने भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्तियों के सप्लाई के जोड़ दो तो वो क्या हो जाती है, हमारी मार्केट सप्लाई। जब कीमत बढ़कर 15 रुपये हो जाती है तो ए जो हमारी कंपनी है वो 20 की सप्लाई करती है और बी कंपनी 10 की सप्लाई करती है, तो टोटल मार्केट सप्लाई क्या हो गया, 30। और जब इसकी प्राइस बढ़कर 20 हो जाती है तो ए की प्राइस बढ़कर 30 हो गई और बी की सप्लाई बढ़कर 20 हो जाती, यानी ए ने 20 प्राइस के ऊपर ए ने हमारी अपनी क्वांटिटी 30 कर दी और बी ने अपनी क्वांटिटी 20 कर दी, तो टोटल कितने हो गया मार्केट सप्लाई, 50। इसी प्रकार ए का अलग बी का अलग, जैसे ये बनाया है ना, उसी प्रकार ए का अलग बी का अलग बनाकर और तीसरा इसका अलग बनाना है आपने। ठीक है, इसका डायग्राम आपने खुद बनाना है हमने। ठीक है, इसको अच्छी तरह करो बच्चों, इसको भी डायग्राम के द्वारा आपने स्वयं चित्रित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, नहीं आए तो बता देना, इसको अलग से बना देंगे, स्पेशल बनाएंगे। अब सप्लाई में हमने क्या पढ़ा, यानी हमने इनका अनुसूची पढ़ ली, इनका डायग्राम पढ़ लिया। अब आ गया पूर्ति फलन। क्या आ जाता है, पूर्ति फलन, यानी हमारी जो पूर्ति है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, या पूर्ति के निर्धारक तत्व। ठीक है, यानी पूर्ति किन बातों पर निर्भर करती है, पूर्ति का फलन क्या है, पूर्ति किन बातों पर अपनी सप्लाई को बढ़ाती है, किन बातों पर अपनी सप्लाई को कम करती है। ठीक है, हमने जैसे डिमांड पढ़ा था वैसे ही हमारी सप्लाई बढ़ेगी। ये क्या है, सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ other goods, number of firms, government policy जी, सॉरी फॉर दिस, यानी हमारी केवल फर्म के उद्देश्य, गोल ऑफ फर्म। ठीक है, सॉरी बच्चों, गोल ऑफ फर्म। एंड पी एफ मीन प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, साधन कीमत, जो हमने उत्पादन करना है ना उनकी कीमत।
ठीक है। नेक्स्ट टी, टी मीन टेक्निकल चेंजिंग, जो टेक्नोलॉजी होती है उसका चेंजिंग। एंड ई एक्स, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। एंड जीपी, गवर्नमेंट पॉलिसी, यहाँ पर गोल लिया है, यहाँ पर हमने गवर्नमेंट पॉलिसी लिया है। ठीक है, अब इनके द्वारा हम इसको समझाते हैं। जैसा कि आपको पता ही चल गया है, बताने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम आपको पॉइंट्स के अनुसार इसको थोड़ा थोड़ा बताते हैं। पहले क्या है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी वस्तु की अपनी कीमत, वस्तु की अपनी कीमत। इसका मीनिंग क्या है, यदि वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, वस्तु की प्राइस कम होगी तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी सप्लाई भी कम होगी, यानी अपनी कीमत पर निर्भर करती है कि उसकी सप्लाई कितनी की जाए। ठीक है। सेकंड हमारा है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अन्य वस्तुओं की कीमतें, अन्य वस्तुओं की कीमत से। अन्य वस्तुओं का मतलब क्या है, जैसे हमारी स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तुएं होती हैं, उनका जिक्र है भाई। अगर हम स्थानापन्न के रूप में लें तो इसको क्या समझेंगे, यानी चाय की यदि प्राइस बढ़ जाती है, यानी चाय की जो प्राइस बढ़ जाती है तो कॉफ़ी की सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि चाय को छोड़कर लोग कॉफ़ी को पीना आरंभ कर देंगे। ठीक है। और यदि चाय की कीमत कम हो जाती है, चाय की कीमत कम हो जाती है तो कॉफ़ी पीने भी चाय की तरफ आ जाएंगे, इसलिए जो कॉफ़ी की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ फर्म। ठीक है, फर्मों की संख्या। इसका मतलब क्या है, यदि फर्में ज़्यादा होंगी, यदि फर्में ज़्यादा होंगी तो फर्में ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा सप्लाई होगा, फर्में कम होंगी तो सप्लाई कम होगा, सिंपल। फर्में ज़्यादा हैं तो ज़्यादा सप्लाई, फर्में कम हैं तो कम सप्लाई। ठीक है, उनकी संख्या पर निर्भर करता है। फोर्थ नंबर है हमारा फर्म के उद्देश्य। फर्म के उद्देश्य, फर्म के उद्देश्य का मतलब क्या है, यानी यदि फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है तो वह केवल कम सप्लाई देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। और यदि फर्म का उद्देश्य उत्पादन, रोजगार और बिक्री को अधिकतम करना है, उत्पादन, रोजगार और बिक्री को अधिकतम करना है, तो वो वर्तमान कीमत पर सप्लाई ज़्यादा देंगे, वर्तमान कीमत पर सप्लाई ज़्यादा देंगे, फर्म के उद्देश्य के रूप में हो गया। नेक्स्ट है उत्पादन, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फैक्टर्स की कीमत, यानी उत्पादन के साधनों की कीमत। जो उत्पादन के अंदर लगे हुए हैं साधन, यदि उनकी कीमत ज़्यादा होती है तो सप्लाई कम होगी, यदि उनकी कीमत कम हो जाती है तो सप्लाई ज़्यादा होगी, सिंपल है। 6 पॉइंट है टी, तकनीक। तकनीक में परिवर्तन, इसका मतलब क्या है, यानी तकनीक में परिवर्तन, हमारे पास जितना अमाउंट है, जितने हमारे पास साधन हैं,
केवल उन्हीं के अंदर ऐसी तकनीक में परिवर्तन आ जाए, उन्हीं साधनों से ज़्यादा उत्पादन आरंभ हो जाए, यानी उत्पादन सस्ता पड़ना लग जाए हमें, तो सप्लाई ज़्यादा होगी। अदरवाइज अगर तकनीक वही पुरानी है, महंगा पड़ता है हमें उत्पादन, तो सप्लाई कम होगी। 7 EX भविष्य में संभावित कीमत। इसका मतलब होता है कि भाई यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना होती है तो ज़्यादा उत्पादन आरंभ कर देंगे, और यदि भविष्य में कीमत कम होने की संभावना है तो उत्पादन कम शुरू कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकारी नीति का मीन, यदि सरकार टैक्स ज़्यादा लगा देती है, यदि सरकार टैक्स ज़्यादा लगाएगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा। टैक्स ज़्यादा होगा, उत्पादन कम होगा। और यदि सरकार सब्सिडी ज़्यादा देगी, सरकार सब्सिडी ज़्यादा देती है तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा, तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। ये सरकार की नीति के ऊपर आधारित होता है उत्पादन को